दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। एक खास, विशेष, मनमोहक, हमारे चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्नता देने वाला और हमें आनंद देने वाला और हमें देश की विदेश की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताने वाला, होलिस्टिक साइंस की बात बताने वाला, अध्यात्म विज्ञान की बात बताने वाला और सारे जो हमारे जीवन के अंदर जितनी भी कार्य प्रणालियां होती है उन प्रणालियों के बारे में गाइडेंस देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। कोई पुराना विषय जो नहीं बताया जाता है और हर नए विषय को जो है होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको शोध परक बनाया जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है और लोगों आपके सामने पुटअप किया जाता है। इसी क्रम में आज का जो है हमारा एक सौंदर्य से जुड़ा विषय है, सहज सौंदर्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सौंदर्य का अर्थ होता है रूप। उसका जो है किस तरह की शक्ल है, क्या रूप है और उसका जो किस तरीके का जो हम देख सकते हैं उसको सौंदर्य कहा जाता है। सौंदर्य दो तरह का होता है, बाहरी सौंदर्य और भीतरी सौंदर्य। हम दोनों सौंदर्य का अलग अलग वर्णन करेंगे और उसके बाद के अंदर दोनों तरह के सौंदर्य को आपस के अंदर जो है हम कॉम्बिनेशन करेंगे, उनका यहाँ आपस में ब्लेंडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारा बाह्य सौंदर्य भी अच्छा होना चाहिए और भीतरी सौंदर्य भी अच्छा होगा और भीतरी सौंदर्य अच्छा है तो बाहरी सौंदर्य आएगा, नहीं तो बाहरी सौंदर्य नहीं आ सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको पहले बाह्य सौंदर्य की बात बताते हैं कि जब हम आँख खोल करके देखते हैं तो हमारे सामने सृष्टि का नजर आता है। पेड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, नाले हैं, कल कल बहते हुए झरने हैं। किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए और हिल स्टेशन पर बैठ करके आधा घंटा, एक घंटा प्रकृति से बात कीजिए। आप प्रकृति प्रेमी बनिए और प्रकृति के साथ में रह करके आप देखिए कि तितलियां उड़ रही है और अपने जो है पक्षी चहचहा रहे हैं और इधर जानवर जो है आपस के अंदर झगड़े कर रहे हैं और ग्रीनरी चारों तरफ पेड़ ही पेड़ फैले हुए हैं और बड़े बड़े हिल स्टेशन, बड़े पर्वत है, पर्वतों पर ग्रीनरी उगी हुई है इस तरीके से। और झरना कल कल बह रहा है, नदी बह रही है और चारों तरफ एक संगीत सा हो रहा है जो कि हमारे जीवन को मोह लेता है। इसी तरह से हम अगर हमारे समाज के अंदर देखें तो भवनों का सौंदर्य होता है, व्यक्ति का सौंदर्य होता है, स्त्री का सौंदर्य होता है, पुरुष का सौंदर्य होता है, बच्चों का सौंदर्य होता है और उसके बाद हम किसी बगीचे के अंदर चले जाएं तो वहाँ फुलवारी देखी जा सकती है। कितने तरह के फूल होते हैं, कितने तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और फूलों की संख्या अलग अलग, उनकी महक भी अलग होती। गुलाब का फूल होता है, उसकी महक अलग की तरह होती है और उसके बाद के अंदर चमेली वगैरह जितने फूल होते हैं उन सब की महक अलग होती है। आप देखिए ये प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, ये प्रकृति माँ करती है। इसका नाम कुदरती रचना कहते हैं और इस कुदरती रचना के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक जड़ पदार्थ होता है और एक चेतन पदार्थ होता है। जड़ पदार्थ वह होता है जिसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और वो कोई तरह का संवेदन नहीं करते हैं। और चेतन पदार्थ वह होता है जो सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, उसमें चेतनता होती है, उसके अंदर जो है ग्रोथ होती है और उसके साथ साथ में प्रजनन भी होता है। और विज्ञान भी मानता है कॉन्शियसनेस, उसमें 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। और हमारे जितने भी पवित्र जो धर्म ग्रंथ है उन्होंने भी आत्मा की, चेतना की, कॉन्शियसनेस की 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है। यानी विज्ञान भी जो है आत्मा से सहमत है, कॉन्शियसनेस के रूप के अंदर वह भी सहमत है। तो ये सारा जो है पदार्थ जो बनता है, जैसे पेड़ है, पौधे है, फूल है, ये सब जीवित प्राणी में गिने जाते हैं। और जो है वो अपने बर्ड्स है, एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सारे जीवित प्राणी के अंदर गिने जाते हैं कि उनको सुख दुख का अनुभव होता है। और इनके अंदर 9 तरह की संज्ञा होती है। हर तरह का जीवित प्राणी होता है, उसमें 9 तरह की संज्ञा होती है। और जो मैटर होता है, पुद्गल होता है, जड़ होता है, उसके अंदर संज्ञा नहीं होती है। 9 तरह की संज्ञा कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ये 9 तरह की संज्ञाएं होती है, हर प्राणी में होती है, किसमें विकसित होती है और किसमें अविकसित होती है। और जो हमारी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, तो ये एक इंद्रिय के जीव है,
पेड़ पौधे उनमें भी होती है। जिस तरीके से हम संवेदना करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह संवेदना करते हैं। आप किसी पेड़ की टहनी को काट दीजिए, तो टहनी को काटने के बाद में उसके बाद में से उससे कोई रस टपकता है तो वो संवेदन करता, अपने दुख का संवेदन करता है, और उसे छुई मुई होती है। उसके सामने आप केवल हाथ ले जाइए तो वो मुरझा जाती है, इतनी कोमल है, वो संवेदना करती है। और अभी चेतना के तो जो बहुत बड़े प्रयोग हो रहे हैं, जैसे पानी की बात ले तो पानी को भी चेतन पदार्थ माना गया, उसमें भी हमारे जैसी कॉन्शियसनेस होती है। और उसके अंदर जो है वो जापान के एक व्यक्ति ने 50 तरह के जो है पानी के सैंपल लिए, कुएं का पानी, झरने का पानी, ट्यूबवेल का पानी, गंदा पानी, इस तरीके से 50 तरह के पात्रों के अंदर पानी रखा गया। और उन पानी के अंदर 2 तरह की भावनाएं फैलाई गई। एक तरफ तो उनको जो है ये मीटर के माध्यम से, तार के माध्यम से उनके अंदर संवेदना दी गई है कि तुम कितने खराब पानी हो, तुम नालायक हो, तुम बदमाश हो, तुम कुरूप हो। और एक दूसरे पानी के अंदर जो है अच्छी पॉजिटिव भावना फैलाई गई, तुम कितने शीतल हो, मनुष्य की ठंडक, मनुष्य को ठंडक देते हो, और जीवन का आधार तुम्हारे ये जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं है। और पृथ्वी के अंदर 75% जल है और 60% मनुष्य के अंदर भी जल है। इस तरीके से हमने उसको पॉजिटिव थॉट्स दिए। उसके बाद जब इनको जमाया गया तो जमाने के बाद में मालूम पड़ा कि जिसको पॉजिटिव थॉट्स दिए गए उसने अपनी संवेदना करके उसका जो रूप बनता है बर्फ का होता है वो सुडोल होता है। और जिनको हमने नेगेटिव थॉट्स दिए उसका जो रूप बनता है वह जो है वो बिना कोई आकार का होता है, भद्दा सा रूप बनता है। तो इस तरीके से संवेदनाएं उनमें भी होती है, इसलिए जल के अंदर भी जो है जीवन माना गया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये तो हमारी सारी सृष्टि का बाहरी सौंदर्य हो गया। अब हम भीतर के सौंदर्य की बात करते हैं। भीतर हम जाते हैं तो हमारे भीतर आत्मा का साम्राज्य है। सबसे पहले हमारा शरीर है, शरीर से आगे चलते हैं तो ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। 5 इंद्रियों के जगत से हम आगे जाते हैं तो वो जगत हमारा मन का जगत आता है, जिसके अंदर हम भूतकाल की कल्पना करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं, और भूतकाल की हम मेमोरी करते हैं, स्मृति करते हैं, और वर्तमान काल में हम चिंतन करते हैं। और उसके साथ साथ मन होता है, 5 इंद्रियों के जो विषय है उसके ऊपर योजना बनाता है। मन से ऊपर चले बुद्धि है, बुद्धि एक जज का काम करती है, निर्णायक होती है, और बुद्धि के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाता है। उसके आगे चले तो प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव होती है, वो कभी भी हमको गलत सलाह नहीं देती। बुद्धि तो भटका सकती है, बुद्धि हमको राग द्वेष में डाल देती है, बुद्धि हमको प्रियता अप्रियता में डाल देती है, और बुद्धि अपने दोष छिपाती है। प्रज्ञा जो है आपके दोष होगी तो उसको आपको ललकारेगी, आपको बताएगी कि आप अपने दूसरों के दोष मत देखो, दूसरों के गुण देखो, और स्वयं के जो दोष देखो। इस प्रकार की वो शिक्षा देगी और उसके आगे बढ़े तो हमारा चित्त है, अहंकार है, और उसके बाद में लास्ट हमारी आत्मा का साम्राज्य है। भीतर के जगत में जाएं तो इतने तत्व है, और वो आत्मा का जगत है, वह बहुत ही ब्लिश का जगत है, वो आनंद का जगत है। आत्मा के जगत के अंदर चारों तरफ आनंद ही आनंद है, आनंद का सागर लहरा रहा है, आनंद का झरना बह रहा है, और उस झरने के अंदर मैं स्नान कर रहा हूँ, और स्नान करके आनंद ही आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। और भीतर के सौंदर्य को जाकर के देखेंगे तो वहां पर सुख ही सुख है, कोई दुख नाम की चीज नहीं होती है। और आत्मा के साम्राज्य के अंदर राग द्वेष की जगह संभाव होता है। तो इस तरीके से भीतर का जो सौंदर्य होता है वो परमानेंट सौंदर्य होता है, वो हर जीवन में हमारे साथ में जाता है, वो प्योरिटी होती है, इसलिए इस प्योरिटी का सौंदर्य होता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बाहर के सौंदर्य की बात देखें कि सृष्टि ने तो जो भी तत्व बनाए, जो भी चीज बनाए, एक रेत का कण भी खराब नहीं बनाया है, वो उपयोगी बनाया। हर सृष्टि की हर चीज उपयोग में आती है। वाइल्ड एनिमल भी उपयोगी होते हैं। और जैसे चूहे को बताया जाता है कि चूहा जो है वो व्यक्ति के अंदर प्लेग फैला देता है, लेकिन वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है। चूहे जमीन के अंदर बिल करते हैं, बिल करके वो जमीन पोली हो जाती है, पर पोली होने से फर्टिलिटी बढ़ती है। और इस तरीके से जो है वो हर एक के जो वाइल्ड एनिमल के भी अपनी अपनी उपयोगिता है। संसार के अंदर कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं। अब प्रश्न ये है कि जो बाहर का सौंदर्य है और भीतर हमारा सौंदर्य नहीं है, तो सौंदर्य नहीं तो वो क्या चीज है? वो जो सौंदर्य निकलुषता है वो उसको हम कर्म रज कहते हैं, वो हमारा राग द्वेष है। वो राग द्वेष जब बाहर में आता है तो बाहर का जो सौंदर्य होता है उसके अंदर अपना राग द्वेष की मिलावट कर देता है।
राग द्वेष की मिलावट करने से हमको ये लगता है कि ये चीज तो ये पौधा प्रिय है, ये अप्रिय है, ये फूल प्रिय है, ये अप्रिय है, ये झरना प्रिय है, ये अप्रिय है, ये पेड़ अप्रिय है, ये जो है हमारा पर्वत अप्रिय है और ये प्रिय है। ये प्रियता अप्रियता का झूला जो है ये हमारे सौंदर्य को बिगाड़ता है, क्योंकि प्रियता अप्रियता है वो राग द्वेष है, वो कषाय है, वो अपने आप के अंदर एक जो है कर्म रज है, अपने आप के अंदर एक बुराई है, वो नेगेटिविटी है। जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी होती है वो हर व्यक्ति को अपने व्यू से नेगेटिव व्यू से देखता है, और जिसमें पॉजिटिव होती है तो वो हर एक को अपनी पॉजिटिविटी में देखता है। अगर किसी के भीतर जो है कपट की भावना नहीं है तो उसको सारी दुनिया जो है ऑनेस्ट नजर आएगी, और जो कपटी है, अपराधी है, हिंसक है, उसको सारी दुनिया हिंसा के रूप में नजर आएगी, अपराध के रूप में नजर आएगी, कपट के रूप में नजर आएगी। इसीलिए कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी है, आपका सोच कैसा है, आपकी सोच नकारात्मक है या सकारात्मक है। सकारात्मक सोच है जो कुदरत का जो रचना है, कुदरत ने जो चीजें बनाई है उसके अंदर आपको कोई भी चीज खराब नजर नहीं आएगी, वो एज इट इज नजर आएगी, क्योंकि वस्तु खराब होती नहीं है। वस्तु को खराब हमारा नजरिया करता है, हमारा राग द्वेष करता है, और उसके कारण ही हमको कोई भी वस्तु खराब लगती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस एपिसोड को जो है हमारे तराजू पर तोलें, हमारी कसौटी पर कसें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो सहज सौंदर्य है ये वास्तव में देखने योग्य है। ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, इट इज टोल्ड, कि जो हमारे ये सौंदर्य दिखाई देता है उसको आप टच मत करिए, उसको देखते जाइए, वो सौंदर्य का जो है लुत्फ उठाइए कि ईश्वर ने प्रकृति के अंदर कितनी कितनी प्रजातियां बनाई है और कितनी कितनी विभिन्नता बनाई है, और एक से एक बढ़कर के उनमें सह सौंदर्य है, उनके अंदर रूप है, वो हमको दिखाई देता और हमके मन को भाता है, हमारे मन को वो रुचिकर लगता है, क्योंकि वो सहज है। इसीलिए जो चीज सहज होती है वो अच्छी लगती है, क्योंकि सहजता हमारी आत्मा का गुण है। जो चीज हमको अच्छी लगती है इसका मतलब मान लीजिए कि हमारा मानवीय गुण है। हमको जो है हमारी कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, कोई हमारी इंसल्ट करे तो बुरा लगता है। तो इंसल्ट एक नेगेटिव थॉट्स है, और कोई हमें सम्मान देता है, ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा का लक्षण है। शांति आत्मा का लक्षण है। आप 24 घंटे के अंदर हर समय जो अशांत नहीं रह सकते, हर समय क्रोध के अंदर नहीं रह सकते, कि क्रोध हमारा गुण नहीं है, क्रोध हमारा लक्षण नहीं है। क्रोध जो है एक बाहर से आया हुआ तत्व है, एक बुराई है, एक कर्म रज है, एक राग द्वेष है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, इसको हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इन दोषों को, इन पापों को और इन नेगेटिविटी को 18 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राणातिपाप, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्थी, माया मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 तरह के दोष है, 18 तरह की नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी हमारा नेगेटिव थॉट पैदा करती है, और नेगेटिव थॉट पैदा होते ही राग द्वेष आता है, और राग द्वेष होने से सौंदर्य जो चीज है वो भी हमको असौंदर्य लगता है, बद्दी लगती है, हमको कुरूप लगती है, क्योंकि उसके साथ में राग द्वेष मिल गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का एपिसोड बहुत ही सुंदर है कि इस सौंदर्य को जो है कुरूप कौन बनाता है। ये बात हमें हृदयंगम करने की, आत्मसात करने की है कि सृष्टि का जो सौंदर्य है, हमारे भीतर का जो सौंदर्य है, सारे इस कुदरत का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य तो देखने लायक है और वो सौंदर्य बहुत अच्छा है, लेकिन इस सौंदर्य को कुरूप बनाता है वो राग द्वेष है। कुरूप बनाता है वो प्रियता अप्रियता है, वो डीमेरिट्स और मेरिट्स है, वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इस एपिसोड से क्या शिक्षा लेनी है? हमें एपिसोड से शिक्षा लेनी है, अपने जीवन में समभाव रखो। आप जो है अच्छाई और बुराई में सम रहो। कोई आपको गाली देता है तो भी सम रहो, गाली को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो गाली उसकी वापस चली जाएगी। कोई आपका सम्मान करता है या असम्मान करता है, दोनों अवस्थाओं के अंदर सम रहो, उसको समभाव कहा जाता है। और समभाव की स्थिति होती है वह सहज सौंदर्य है। तो इसलिए सहज सौंदर्य चाहे भीतर का हो चाहे बाहर का हो, लाने के लिए हमको समभाव लाना पड़ेगा। हमारे को अपनी दृष्टि है, वो दृष्टि जो यथार्थ
यथार्थ करनी पड़ेगी। यथार्थ का मतलब जो है उसको एज इट इज समझो, उसके साथ न तो प्रियता जोड़ो, न अप्रियता जोड़ो, न राग जोड़ो, न द्वेष जोड़ो, क्योंकि वस्तु अपने आप में खराब है ही नहीं है। नजरिया उसके साथ जुड़ता है जब उसको अच्छा और बुरा बनाता है, और सौंदर्य, सह सौंदर्य को असह सौंदर्य बना कहा जाता है, जो कि कुरूप हो जाता है, बेडोल हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अपने जीवन का जो है आप एक कहना चाहिए आप लक्ष्य बना लें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए कि हर दृष्टि के अंदर मैं समभाव रखूंगा, हर दृष्टि में राग द्वेष से दूर रहूंगा, हर दृष्टि हर समय में विधायक भाव रखूंगा। हमारे जितने विधायक भाव होंगे तब हम किसी को दोषित नहीं देखेंगे। जो ही हमारा भाव बिगड़ा, हम दूसरे को दोष देखना चालू कर देते हैं, उसका छिद्रान्वेषण चालू कर देते हैं। ये व्यक्ति बुरा है, इसने ये बुरा काम किया, उसकी 50 बुराई हमारे सामने आ जाती है जब हम, और उसके अंदर बुराई अच्छाई दोनों ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सृष्टि में, ऐसा कोई प्राणी जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ना हो, लेकिन हमारा नजरिया होता है ना, वो उसको अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। उसी तरीके से जब हम पॉजिटिव रूप से किसी को देखते हैं तो हमको लगता है ये व्यक्ति, उसकी अच्छाई का मालूम पड़ता है, उसे गुणों का मालूम पड़ता है। हर व्यक्ति में, हर जीवित प्राणी में कुछ न कुछ गुण होता है। जैसे पेड़ है तो पेड़ों के अंदर देखिए सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है और बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन 1 मिनट भी नहीं चल सकता है। इसीलिए पेड़ों की पूजा की जाती है। और पीपल का पेड़ ऐसा है 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। और आज विज्ञान ने बहुत से आविष्कार किए हैं, लेकिन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की उसने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई है। वो बॉटलिंग जो कि पेड़ पौधों से आता है वो अवश्य करता है, लेकिन उसने कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई थी। ये तो सिर्फ पेड़ों से मिलती है। तो ये पेड़ों का गुण है, और जब उसके अंदर ये गुण है तो ये वो वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए पेड़ों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा पीपल के पेड़ों के नीचे भगवान की मूर्तियां रखी जाती है, चबूतरे बनाए जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोग सुबह जल चढ़ाते हैं। इसका कारण क्या है कि वह पेड़ पूजनीय है, क्योंकि हमें उसका जो है वो वैज्ञानिक उसका व्यू ये है कि वो हमें प्राणवायु देता है और प्राणवायु से हमारे जीवन का संचालन होता है। इसी तरह जड़ी बूटियों को देखिए कि हमारा जो आयुर्वेद आया वो जड़ी बूटियों से आया। जड़ी बूटियों के अंदर वो ताकत है, संजीवनी जैसे जड़ी बूटी है, ये मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। आपको पता होगा कि रामायण में प्रसंग आता है कि किसी ने जो है वो जो लक्ष्मण के ऊपर जो मूठ कहते हैं वो बुरी नजर चला दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। जब वैदराज जी आए तो वैदराज जी ने बताया कि संजीवनी बूटी अगर इनको सूंघा दी जाती है तो ये पुनः जिंदे हो सकते हैं। अब वो संजीवनी कहाँ से लाई जाए, तो उन्होंने बताया फला फला जो है पर्वत है उसके अंदर संजीवनी बूटी होती है। तो ये कार्य सौंपा गया जो पवन पुत्र हनुमान को, महाबली हनुमान को, और ये कहा गया है कि ये सूर्योदय होने के पहले पहले ये संजीवनी बूटी आनी चाहिए। तो वो उड़े अपने जो पवन की जो गति से, क्यों नाम वो पवन पुत्र है, पवन की गति से आकाश के अंदर उड़े हेलीकॉप्टर की तरह, हवाई जहाज की तरह, और उस पर्वत के पास में गए, पर्वत को नमस्कार किया और पर्वत को कहा कि मुझे हमारे भैया जो है लक्ष्मण हैं वो बेहोश हो गए हैं और हमें वैदराज जी ने बताया कि आप संजीवनी बूटी दो। तो वहां से जो संजीवनी बूटी वाली थी वो सारी लह लाने लगी, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। पर वो बूटियां कई तरह की थी तो पूरा उनको बार बार ना आना पड़े, तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया। पता नहीं कौन सी संजीवनी काम आने वाली है, सभी मुस्कुरा रहे हैं, ये संजीवनी बूटी है, सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो ले जाया गया और वो सूर्योदय के पहले पहले पर्वत लेके चले गए और वैदराज जी ने मूर्छित जो संजीवनी बूटी का उपयोग करके और लक्ष्मण को तो है जिंदा किया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसे ऐसे हमारे पेड़ पौधों की ये विशेषताएं, ये उनका सौंदर्य है, ये उनकी क्वालिटी है, उनके लक्षण है, ये उनके अंदर एक विशेषता है। तो इसी तरह से हमें हर जीवित प्राणी के अंदर विशेषता को देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए और उसके अवगुण नहीं देखना चाहिए। ये सबसे बड़ा सौंदर्य है। सौंदर्य को बिगाड़ने वाला है कि हम किसी को दोषित देखते हैं, किसी में अवगुण देखते ही जो है वह कुरूप लगने लग जाता हमारे को। इसलिए उसके अवगुण देखो ही मत, और अवगुण हरेक के अंदर पाए जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब समय की अल्पता को देखते हुए हम बाह्य सौंदर्य और भीतरी सौंदर्य की ब्लेंडिंग करते हैं कि बाहर जो सौंदर्य आता है वो भीतर से आता है, क्योंकि जो सृष्टि के अंदर ये छटा है, ये लीला है, ये जो रचना है कुदरत की, ये तो सहज है
और इसके अंदर सहज सौंदर्य है, उसके अंदर कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो भीतर के अंदर हमारा जो राग द्वेष है वो बाहर के सौंदर्य को खराब कर देता है। इसलिए भीतर को शुद्ध करने की जरूरत है। भीतर हमारा जो भाव जगत है उसको शुद्ध रखनी चाहिए। हम जो चिंतन करते हैं, हमारी भावना जो करते हैं, वो भावना किसी के प्रति गलत भावना नहीं करनी चाहिए, यानी हमें भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। जब जब हम भाव बिगाड़ते हैं तो भाव हमारे कोहज के रूप के अंदर कर्म बीज बन जाते हैं, और वही कर्म बीज जो है आने वाले हमारे जन्म के अंदर कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर हमारे को जो है परेशान करते हैं, सुख देते हैं, दुख देते हैं। इसीलिए कहा गया एज यू सो सो यू विल रीप, जैसी करनी वैसी बढ़नी, व्हाट यू विल सो यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ दैट। इसीलिए हमें हर एक के प्रति जो है चिंतन अच्छा रखना चाहिए। जो कुछ भी अब मुद्दे की बात सौंदर्य को लेवें तो सारा सहज सौंदर्य है, हमारे पॉजिटिव विधायक भावों से जुड़ा हुआ है। हमारे विधायक भाव हमें कभी कलुषित नहीं करना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, और व्यक्ति को जो है पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए हमेशा 3 सूत्रों को याद रखना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। यानी अगर आप बराबर अच्छे थॉट्स के साथ चलते रहेंगे, विधायक भावों के साथ के अंदर, तो आपको कभी भी सौंदर्य है वो कुरूप नहीं बनेगा और हमेशा सौंदर्य सौंदर्य बना रहेगा। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमें दृष्टि से प्राप्त करना है। और ये सौंदर्य की जब दृष्टि हमारे भीतर होगी तो कोई भी चीज हमें कुरूप नजर नहीं आएगी, क्योंकि सृष्टि ने हमारा कोई भी ऐसी चीज नहीं बनानी है जो कि सौंदर्य से परे हो। अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करते हैं। आज का जो सिनेरियो कैसा है कि आज हमारे विचारों का बहुत प्रदूषण हो रहा है। उस विचारों के प्रदूषण के कारण जो है हमारा सहज सौंदर्य है वो बिगड़ता जा रहा है। हमको प्रकृति भी बिगड़ती नजर आ रही है, मनुष्य भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स करते करते आदमी का दिमाग ऐसा हो गया है कि वो हरेक को कुरूप और असौंदर्य समझने लग गया है। और सौंदर्य सहज है, उसके अंदर भी कलुषित भाव मिला करके और उसको दूषित कर देता है। कैसे? मान लीजिए कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें पारिवारिक व्यवस्था के अंदर ऐसा माना गया है एक पत्नी को छोड़ करके इस विश्व की जितनी भी छोटी जो है वो हमारी बेटियां हैं, और जो हमारे बराबर की उम्र की है वो बहनें हैं, और हमारे से बड़ी है माता के समान है, दादी के समान या नानी के समान। उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। लेकिन आज इस हमारे विचारों के प्रदूषण से वो कामुकता का भाव पैदा हो गया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो कि देखना चाहिए, उसीलिए हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। और हम भी अपने एपिसोड्स के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी, वो प्रथम नंबर 1 की क्वालिटी को डालते हैं, जिससे कि लोगों को एक दिशा मिले, लोगों को एक अच्छा जीवन मिले, जो लोगों को जीवन जीने की राह मिले। कार्यक्रम का उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस सृष्टि के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सताई होकर के खूब समाज का परोपकार करें और अपने जीवन का उद्धार करें। आपके प्रति मंगल भाव।